साथियों, आप देख रहे हैं अपना प्यारा YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 और साथियों मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो है यह आरपीएफ एग्जाम के प्रीवियस ईयर के मैथ के पेपर से यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए। ये सारे क्वेश्चन जो है विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। जब ये परीक्षाएं जो आपकी 2025 में जो परीक्षा चल रही है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे गणित के इन टॉपिकों से दोहराए जाएंगे और उनका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कुछ इसी टाइप का होगा। जिन जिन टॉपिकों से यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया, उन टॉपिकों को आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको दोबारा पढ़ के जाना है, उनका डिफिकल्टी लेवल भी इसी टाइप का होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन यूनिक है, जानेंगे लगाने का यूनिक तरीका और साथ ही साथ बहुत फास्ट तरीके के द्वारा इसको कैसे, अगर इस टाइप के इस काइंड्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो किस ट्रिक का आपको इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही होंगी। तो चलिए, हम लोग जो पहला क्वेश्चन आया है वो आपका सरलीकरण को लेकर के है। तो यहाँ पर आप जब देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल जो सरलीकरण के होते हैं वो बीजगणित के फार्मूले पे आधारित होते हैं। इसको जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीजगणित का कोई आपका जो है तरीका अच्छे से काम करने वाला नहीं है। तो फिर आपको ये समझ जाना चाहिए कि फिर इसको हमको सरल करने की ही कहीं ना कहीं से ज़रूरत है। आइए, क्वेश्चन यही है। तो 23 × 552 भागे 24 धन 23 और बटा 552 भागे 23 - 1, यही क्वेश्चन है। देखिए, दरअसल क्या करना है आपको, 23 से जो 24 का भागा जैसे ही 552 में देंगे तो वो आपका 23 बार में कटेगा, यानी इसका इसमें भागा देंगे या गुणा करेंगे तो अपान में जाएगा। तो कहने का मतलब 24 का भागा 552 में देंगे 23 आएगा। फिर इसके बाद क्या लिखा गया, प्लस 23 लिखा गया, आपको लिख देना है। फिर यहाँ देख रहे हैं 552 में 23 का भागा देंगे तो ये 24 बार जाएगा, -1 है, इसे लिख देना है। अब क्या करना है भाई, यहाँ भी 23 है और यहाँ भी 23 है और प्लस 23 है। आपको 23 क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है। 23 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 23 यहाँ से बचेगा और ये +1 बचेगा। और अपान जो है क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, 24 में से 1 जाएगा, 23 आपका बचेगा। 23 से 23 कट जाएगा, 24 में 1 जोड़िएगा, सॉरी 23 में 1 जोड़िएगा, 24 आएगा और यही आपका डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी इसका हल 24 होगा। तो जहाँ पे बीजगणित के डायरेक्ट फार्मूले पे ना हो तो कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होती है। इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं से पूर्णतया डिवाइड जरूर होगा। निश्चित रूप से 552 24 से भी डिवाइड हो रहा है, यह 552 23 से भी डिवाइड होगा। फिर आपको अच्छे से डिवाइड करके इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ट्रेन से संबंधित, यानी रेलगाड़ी के जो सवाल होते हैं, ट्रेन के जो क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा आरपीएफ एग्जाम, आरपीएफ एसआई, ये सब की परीक्षाओं में बनते हैं। यहाँ जब इसी टाइप का जब क्वेश्चन बनेगा, जैसे देखिए, एक ट्रेन एक खंभे को 27 सेकंड में तथा 650 मीटर लंबे पुल को 92 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई। हालांकि इसको लगाने का मैं सेकंडों का तरीका बताऊंगा, लेकिन जरा थोड़ा सा बेसिक भी देख लीजिए। दरअसल यहाँ देख रहे हैं ट्रेन एक ही है, वही एक रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को पार कर रही है और वही जो रेलगाड़ी ट्रेन है वही एक 650 मीटर लंबे पुल को भी पार करे। ट्रेन वही है, इसका मतलब यहाँ क्या कांस्टेंट होने वाला है, स्पीड, यानी जो ट्रेन की जो स्पीड होगी, जो चाल होगी वो समान होगी। यानी ये क्वेश्चन लगेगा स्पीड इज इक्वल टू, यानी चाल बराबर चाल से। और चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। चूंकि जब रेलगाड़ी ट्रेन की लंबाई पूछा है, ट्रेन की लंबाई को x मीटर मान लीजिए। चूंकि जब यह ट्रेन किसी खंभे को पार करती है या किसी सिग्नल को पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। जब यहाँ पे चाल जब देखेंगे तो चाल बराबर दूरी अब बटा समय, ये तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। चूंकि ये बिजली के खंभे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई इसकी दूरी मानी जाएगी और चाल बराबर दूरी बटा समय। समय क्या लग रहा है, 27 सेकंड, ये इसकी चाल हो गई। अब वही ट्रेन यह यहाँ आगे जा रही है, 650 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो जब पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा जो तय दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई, अब प्लस जो है उसमें पुल की लंबाई को आपको जोड़ देंगे। या पुल होगा या प्लेटफार्म होगा, या तो यहाँ प्लेटफार्म शब्द देगा या पुल देगा। तो पुल हो या प्लेटफार्म, उसकी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होती है। वो डिस्टेंस क्या की जाती है कि आपके जो है ट्रेन की लंबाई में जोड़ देंगे। जब उसको पार करेगी तो इतनी लंबाई उसको पार करना पड़ेगा, दोनों की मिला के। अब लेकिन क्या समय ले रही है, इस चाल बराबर दूरी बटा समय 92 सेकंड। तो यहीं से ये ट्रिक निकल के यार, अब इसका गुणा करेंगे तो ये 92x होगा, इसका करेंगे तो 27x धन 650
और गुणे आपका 27। यहाँ पे जब घटाइएगा तो इसका यानी 92x में से 27x का अंतर करना है, 650 गुणे आपको 27 करना है। तो जैसे ही घटाएंगे तो ये 65x आएगा, 650 गुणे आपका 27 है, ये आपका कट जा रहा है 10 और आ गया यहाँ 270 मीटर। यही आपकी ट्रेन की लंबाई। लेकिन क्या इतना करने की ज़रूरत है? नहीं। यहीं से देखिए एक ट्रिक बनता नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं दरअसल हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आप देख रहे हैं तो हो ये रहा है कि जब भी एक चीज़ ध्यान देना है, काइंड्स को पकड़ना है तब स्ट्रिक। जब ये ऐसा इस टाइप का सवाल है, भले यहाँ पे समय बदला हो, दूरी अलग अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को या किसी सिग्नल को पार करने में इतना समय लेती है, वही रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करने में जब इतना समय लेती है, दोनों के समय अलग अलग होंगे, तो फिर ट्रेन की लंबाई बताना हो। सेकंडों का सवाल होता है, सेकंडों का ट्रिक बन रहा है, वो यहीं से बन रहा है। क्या हो रहा है भाई? ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी जो पुल या प्लेटफार्म की लंबाई, यानी पुल की जो लंबाई है उसमें आपको T1 पहले समय से, जो खंभे को जो पार कर रही है उस यानी पहले समय से गुणा कर देना है और दोनों के समयों के अंतर से भाग दे दीजिएगा तुरंत तत्काल। चूंकि यहाँ हो क्या रहा है, 650 क्या है? पुल की लंबाई है। T1 ये 27 क्या है? खंभे को पार करने में लगा समय है। और फिर अंत में आप जो अपान जो आपने किया, यहाँ मैंने जो 65 से भागा दिया, जब यक्स का मान निकाले हैं तो यहाँ हमने 65 से भागा दिया है, तो यक्स का मान, ये 65 क्या है? यह समयों का अंतर है। तो बस अब आप समझ गए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो फिर आपको बेस से लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दरअसल काइंड्स पे ध्यान दिया जाता है। काइंड्स को अच्छे से पकड़ना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुरंत ट्रेन की लंबाई निकल जाएगी। बस आपको पुल की जो लंबाई दी गई है उसे लिख लेना है और उसमें जो पहला समय है उसे गुणा कर देना है, फिर दोनों जो दूसरा समय है उसमें से पहले समय को घटा करके यानी इसके अंतर से भाग देना है। यानी जो ट्रिक बन रहा है वो ये बन रहा है कि भाई पुल की लंबाई लिखना है, गुणे क्या है? पहला समय लिखना है, अपान T2 - T1। यही तो आपका ट्रिक बन रहा है। सेकेंड का होता है भाई 650 गुणे 27 और इनका अंतर, तुरंत अंतर से भाग दे दीजिए। बस आपको 650 गुणे 27 अब बटा इनका अंतर 65 करना था। बस आपका आ गया 270 मीटर। यही आंसर। कितना सोचिए आप, देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को आप देख करके तुरंत बस आपको करना क्या, अंतर कर देना है भाई। यही इतना काम करना है, मात्र इतना ही। तो अब आप समझ पाए होंगे। जब लेकिन यह तरीका जो आपने खुद से बनाया, खुद बेसिक तरीके से जो आपने ये ट्रिक आपने इजाद जो आपने तैयार करके देखा, ये विदिन सेकंड का होता है और ये बहुत ज़्यादा ये वाला सवाल इस टाइप का आपसे पूछा जाता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, यह भी ट्रेन का ही सवाल है लेकिन बिल्कुल अलग हटके है। एक ट्रेन की रफ्तार 33 मीटर प्रति सेकंड है, 11 सेकंड में वह एक सिग्नल को पार करती है, तो आपको ट्रेन की लंबाई बताना है। अब देख रहे हैं कोई जो ट्रेन है ना, ट्रेन की रफ्तार यहाँ दिया है, यानी उसकी चाल दी गई है 33 मीटर प्रति सेकंड, लिख लेना है। अब 11 सेकंड में वह एक सिग्नल को पार कर रही है। देखिए जब कोई रेलगाड़ी, मैंने बोला ना कि जब किसी सिग्नल को पार करेगी या किसी बिजली के खंभे को पार करेगी तो पार करते समय वह जो है अपनी लंबाई के बराबर ही जो है दूरी को तय कर, जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसको पार करने में दूरी तय, उतनी ही दूरी तय करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सिग्नल को पार कर रही है और पार की कितना सेकंड में? 11 सेकंड में। आपसे कह रहा है भाई ट्रेन की लंबाई बताओ, यानी ट्रेन की लंबाई का मतलब वही आपसे दूरी बताना है। तो दूरी बराबर होता है भाई, क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। यहाँ ट्रेन की स्पीड पता है 33 मीटर पर सेकंड और सिग्नल को पार करने में जो है उसने 11 सेकंड का समय लिया और यही जो दूरी आएगी यही हो जाएगी आपकी ट्रेन की लंबाई, क्योंकि जब ट्रेन सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। इसका मतलब दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो फिर आपको 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 33 में 3 जोड़ेंगे 37, यानी आपका 373 मीटर आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे चाल दी गई है, सिग्नल को पार करने का समय दिया गया है और आपसे दूरी पूछी जा रही है, ट्रेन की लंबाई। इतना माइंड में रखना है,
हमेशा कि जब कोई रेलगाड़ी किसी बिजली के खंभे को या किसी जो है सिग्नल को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी उसको तय करना पड़ता है, यानी दूरी जो होगी अपनी उस ट्रेन की खुद की लंबाई। लेकिन वही अगर किसी पुल या प्लेटफार्म को पार करेगी तो फिर उसमें उसको पार करते समय कितना उसे यात्रा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो पुल की लंबाई प्लस उसकी स्वयं की लंबाई यानी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। इस टाइप का आरपीएफ एग्जाम के क्वेश्चन में चाहे औसत चाल को लेकर के, अब देखिए औसत चाल का सवाल का जो ट्रिक है ये भी बहुत ज़्यादा आता है, वो 2xy अपान x प्लस वाई। अगर मान लीजिए कि कोई एक जो है वस्तु, या मान लीजिए कोई एक बाइक है जो यहाँ से A से B और B से C, ये दोनों दूरियां समान हैं, इसे तय करने में उसने 40 किमी प्रति घंटा की चाल लगाई है और इसको उसने तय किया 50 किमी प्रति घंटा की चाल से। तो पूरे यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रही, तो फिर औसत चाल का बहुत ज़्यादा सवाल आता है। बस आपको उसमें 2xy अपान x प्लस वाई का प्रयोग करना है, यानी 2 गुणे 40 गुणे 50 अब बटा 40 धन 50 करके आप निकाल लेंगे, यहाँ से औसत चाल आ जाती है। तो औसत चाल पे निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा एक। दूसरा जो है ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके 2 बनेंगे। इस तरीके से 2-3 सवाल केवल चाल, समय एवं दूरी को लेकर के एवं औसत चाल को लेकर के आपका निश्चित रूप से बनेगा। अब आगे जो देख रहे हैं यह आपका जो है क्षेत्रमिति से है। कह रहा है एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगी, जाहिर सी बात है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 4 संबंधे 5 दिया गया है। और कह रहा है कि उसका परिमाप का मतलब आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग। तो जो परिमाप है वो परिमाप आपका दे दिया है 112 सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है सबसे छोटी भुजा, बहुत आसान है, आप इसे ही भुजा मान लीजिए। आपको जो अनुपात दिया है उन अनुपातों को जोड़ लेना है और यही अनुपात परिमाप 112 के आपके बराबर हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये 5 4 9 और 9 5 14, 14 है आपका, ये आपका 112 है, तो ये 14 से डिवाइड करिएगा तो आपका जो 112 है वो 8 बार में डिवाइड होगा, यानी 1 का मान 8 आ गया। सबसे छोटी भुजा वही मानी जाएगी जिसका अनुपात छोटा होगा। देखिए ये छोटी है, ये इससे बड़ी, यानी जिसका अनुपात कम होगा वह भुजा भी छोटी होगी, जिसका अनुपात सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो बड़ी भुजा मानी जाएगी। यानी हमें 2 का मान बताना है, तो 1 का मान 8 है तो 2 का मान क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बहुत आसान होता है, परिमाप दिया है, चारों भुजाओं का अनुपात दिया है, इन चारों अनुपातों को ही भुजा मान करके जोड़ देना है। ये मानने से ये परिमाप हो गया और दिया है परिमाप 112, तो इसका मतलब 14 की वैल्यू 112 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 16। चलिए समझ गए होंगे आप। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यह डिस्काउंट छूट पे आधारित क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पर मैं बेसिक भी बताऊंगा, लेकिन इसका ट्रिक सेकंडों का होता है आप, लेकिन इसके सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसके काइंड्स पे जाना है कि इसका कौन सा टाइप है, बिना जो है प्रकार को समझे आप नहीं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 700 रुपये है, 10% की छूट दे करके 20% लाभ पर बेचा जाता है, उसका क्रय मूल्य बताना है। दरअसल जब ऐसा सवाल आपके पास आए कि जहां पर किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया गया हो, यानी उसका लिखित दाम दिया गया हो, यानी एमआरपी पता हो, यानी अंकित मूल्य पता हो, और उस वस्तु को छूट दे करके बेचा जाता हो और छूट देने के बावजूद भी लाभ प्राप्त किया जाता हो, तो ऐसे हालात में उसकी जब लागत पूछा जाए तो वो साथियों सेकंडों का ट्रिक होता है लागत का। वो लागत का फार्मूला होता है, यानी लागत यानी आपको से पूछ रहा है क्रय मूल्य सीपी, यानी आपसे लागत यानी क्रय मूल्य। तो कुछ नहीं, जो एमआरपी होती है, जो अंकित मूल्य होता है, उसमें से डिस्काउंट 100 में से घटा देना है। 100 माइनस डिस्काउंट यानी एमआरपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटा लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस यानी 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस प्रॉफिट। बस इसे ही सॉल्व करिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। क्या होगा, यहाँ 700 रुपये एमआरपी है, छूट दी। अब देखिए कोई सामान जो 700 लिखा है वो 700 में नहीं बिच रहा है, 10% की छूट दे दी जा रही है, इसका मतलब 700 का 90% अभी भी लिया जा रहा है, यानी आप 100 में से
छूट 10% घट 100 में से 10 घटा देंगे यानी 90% आ गया। और यहाँ लाभ लिया जा रहा है भाई, कितना लाभ है 20 का, तो 100 में 20 जोड़ देना यानी 700 गुणे 90 बटा 120 हो जा रहा है। 0 से 0 कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में, इसको आप काटेंगे तो ये आपका जो है 4 इकाई 4 हो जाएगा आपका, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 4 सते 28 175, फिर 3 में करेंगे गुणा, 3 5 15 और 3 सते 21 1 22 हो जाएगा, 3 इकाई 3 2 5, तो 525 दिया होगा, 525 यानी बी वाला आंसर। कहने का मतलब इतना नहीं, बस आपको कुछ नहीं करना है, जो MRP दी गई है उसे लिख लेना है। फिर आपका डिस्काउंट 10% का है, इसका मतलब 90, 100 में से 10 घटेगा 90, 700 गुणे 90 करना है। लाभ 20% का हो रहा है, 100 में लाभ जोड़ेंगे, 100 में 20 जोड़ेंगे 120। इतना ही काम करना है, बस इतने को हल करने में जो आपका समय लग जाए बाकी सही। लेकिन आइए थोड़ा बेसिक भी देख लेते हैं हम लोग, कि ऐसे सवाल का थोड़ा बेसिक भी आप देख लें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, हालांकि यहाँ पर मैं जो है, आप यदि हमारे चैनल पे जाते हैं तो आपको छूट पे आधारित डिस्काउंट वाले इतने यूनिक सवाल साड़ी बना के बिल्कुल बेसिक, इतना बेसिक तरीका से आपको कम ही मिलेगा। बहुत ही बेसिक तरीके की बहुत सारी वीडियो अपलोडेड हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो फिर भी आप देखिए यहाँ पे MRP आपको दी गई थी 700 रुपये, डिस्काउंट है 10% का, प्रॉफिट है 20% का। तो फिर आपसे पूछ रहा है CP। दरअसल क्रय मूल्य बराबर होता क्या है, होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा होता है आपका शोधन लाभ। अब देखिए विक्रय मूल्य आपको नहीं मालूम है लेकिन MRP मालूम है, तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। वो सामान 700 में 9 बिक करके 10% की छूट पे बिक रहा है, तो जैसे ही 700 गुणे 700 का 10% छोड़िएगा तो 90% लेकर के आप बेचेंगे, यानी आप 9 7 63 630 रुपये। अब देख रहे हैं 630 में 700 का सामान 10% छूट दे करके 630 में बिक रहा है, तो गुणे आपको क्या करना है, आपको 100 कर देना है। अब आप देख रहे हैं कि 100 में 120 आप जोड़ देंगे। बस इसी को आपको हल करने की ज़रूरत है, जो हल करने के बाद आएगा आपका आंसर। क्योंकि देखिए 700 का जैसे ही आप करिएगा 90, हाँ 10 घटेगा तो 90, ठीक है, ठीक 2 0 से 2 0 कट गया, 9 7 ठीक है। तो आप ऐसे लगाएंगे, नहीं तो बाकी वो जो मैंने ट्रिक बताया बहुत ही कारगर है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ट्रिक का इस्तेमाल, उस ट्रिक का इस्तेमाल तभी होगा, इस ट्रिक का इस्तेमाल क्रय मूल्य का, यानी MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। इस ट्रिक का इस्तेमाल तभी होगा जब आपको MRP मालूम रहे, डिस्काउंट मालूम रहे, प्रॉफिट का परसेंट मालूम रहे, आपसे CP पूछा, 3 चीज मालूम हो, चौथी आपको बतलाना है। ये चीज तभी ये कारगर होगा और काम करेगा, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं। आगे है कि 145 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 116, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 145 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है ना वो 116 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ बताना है, यानी आपसे प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है। देखिए ध्यान देना है, लाभ प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता क्या है भाई, लाभ होता है और अपान CP यानी गुणे 100। धंधे में हम जो भी लाभ या हानि देखते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष होता है। हमें लाभ चाहिए भाई, जाहिर सी बात है 145 रुपये, 145 वस्तुओं को जितना रुपये में खरीद करके आप लाते हैं, 116 वस्तुएं बेचने से ही वो मूल्य प्राप्त हो जा रहा है, यानी आपका कितने वस्तु का फायदा हो रहा है। तो यहाँ आइटम घटा देना है, 145 से आपको जो है 116 जो है आपको घटा देना है। तो यहाँ देख रहे हैं आपका आ जाएगा जो है आपका 29 हो जाएगा, यानी देखेंगे तो 15, तो 9 6 15 और 3 29। तो यहाँ अंतर कर रहे हैं, तो देखिए 29 आइटम का फायदा हो रहा है, यानी यहाँ 145 से 116 को घटाएंगे तो 29 आइटम का फायदा हो रहा है।
लेकिन जब भी धंधे में प्रतिशत लाभ बताना हो तो अब क्रयमूल्य 145 बनेगा कि 116। जाहिर सी बात है, जिसकी वैल्यू कम होगी वही लाभ तभी होगा जब आप खरीदो कम में बेचो ज़्यादा में। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हालांकि इसके ऊपर हमारे चैनल पे जाएंगे, बहुत ही बेसिक वीडियो, इसको 10-5 मिनट तक मैं समझाया हूँ, एक एक पॉइंट को बताया हूँ, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इतना ही जानना है बस, लाभ प्रतिशत लाभ पूछा जाएगा तो अंतर कर देना है, 29 आ गया। क्रय मूल्य कौन बनेगा? जिसकी वैल्यू कम होगी, 145 न बन के 116 होगा, अगुड़े आपको 100 कर देना है। अब इसी को आपको हल कर देना है, जो आएगा यही आपका जो है आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, इसे आप हल कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जब तरफ हम लोग चलते हैं, इसका हल आप निकाल लीजिएगा स्वयं से। आगे देखिए यहाँ पर है एक सरलीकरण से क्वेश्चन है, 2 की पावर 3 भागे 4 होल पावर 2 प्लस रूट के अंदर 156 माइनस 104। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से हल होगा, 144 का वर्गमूल 12 होगा और यह जो है 12 156 से 12 घटाइएगा तो 144 आएगा। इस 144 का वर्गमूल लीजिएगा तो 12 आएगा, यानी यहाँ तक का जो हल था वो 12 आ गया। अब आगे क्या है भाई, 2 का पावर 3 है भागे 4 है का होल वर्ग है और इधर जो है आपका हल 12 आ गया। अब 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो गया, यहाँ 4 है, भागा देना है, वर्ग करना है, 12 जोड़ना है। अब देखिए 4 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 का वर्ग करके 12 जोड़ देंगे, 2 का वर्ग 4 होगा, 12 जोड़िएगा कितना आएगा 16। ये आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन लिया गया है वो एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल बताना है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा यानी उसकी साइड दी गई है 4 सेंटीमीटर, भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है। आपसे कह रहा है भाई उसकी एरिया बतानी है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या फार्मूला होता है, वो यही होता है कि भुजा उसकी एरिया कैसे निकलती है, भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4। यही फार्मूला होता है, भुजा का वर्ग कर देते हैं कौड़ी में 3/4। यहाँ भुजा क्या है 4 है, 4 का वर्ग करेंगे कौड़ी में 3/4 लिखेंगे। ये 1 4 से 1 4 कट जाएगा, आंसर 4 कौड़ी में 3 सेमी का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें कभी कभी आपसे उल्टा पूछ देता है, यहाँ तो भुजा दिया है तो आपने क्षेत्रफल बता दिया। अब मान लीजिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की एरिया 4 कौड़ी में 3 सेमी स्क्वायर है तो उसकी साइड बतानी है। फिर वही बात है भाई, एरिया बराबर साइड का स्क्वायर √3/2 करना है, कौड़ी में 3/4 सॉरी। अब एरिया क्या दिया है, आपकी एरिया मान लीजिए 4 कौड़ी में 3 दिया है, भुजा साइड का वर्ग यानी भुजा यक्स मान लीजिए, यक्स का वर्ग कौड़ी में 3/4, कौड़ी में 3 से 3 कटा, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16, यक्स स्क्वायर का मान 16, तो यक्स का मान कितना आ गया 4। आप भुजा 4 लेके चले थे साइड तो एरिया आई थी 4 कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, और अगर आप एरिया 4 कौड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर आप लेके चले तो भुजा कितना आ गया 4। हालांकि यहाँ पे आपको समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भी पूछा जाता है, तो यदि बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, मान लीजिए ये दे देता कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेमी है तो फिर इसकी हाइट बताना है ना क्षेत्र। तो ऐसे हालात में देखिए ये है आपका समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए ए अब बी सी, इसकी सारी साइड मान लीजिए ए और ए समान है, लेकिन जैसे यहाँ लंब डालेंगे तभी समबाहु की ये हाइट है ये पूछ रहा है। अब ये पूरी भुजा आपकी ए थी, लेकिन ये मध्य बिंदु पे काटेगा तो यह a/2 हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। कुछ इस प्रकार से त्रिभुज आ रहा है एच ए और a/2, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 के सामने का विकर्ण होगा, विकर्ण का वर्ग a², लंब h का वर्ग प्लस आधार a/2 का होल वर्ग, a² हो गया, h² हो गया, a²/4 हो गया। अब ये घटाएंगे तो h² का मान क्या होगा भाई, आपका a² में से a²/4 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ 4a² में से a² घटेगा 3a²/4 होगा। लेकिन चूंकि h का मान निकालना है, कौड़ी आप लेंगे, कौड़ी में लिखेंगे 3a²/4, तो क्या होगा भाई h का मान हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, यानी भुजा कौड़ी में 3 अब बटा के, अब देखिए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब एक फार्मूला बन गया कि अगर आपको समबाहु त्रिभुज की भुजा मालूम है, मान लीजिए भुजा ए मालूम है, तो उसकी हाइट क्या होगी भाई, उसकी हाइट जो होगी वो उसकी कौड़ी में 3/2 गुना होगी। यानी किसी भी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वह उसके भुजा का
कौड़ी में 3/2 गुना होती है। अगर यहाँ भुजा 4 सेंटीमीटर देता तो फिर इसकी ऊंचाई हो जाती 4 कौड़ी में 3/2 यानी 2 कौड़ी में 3। तो ये फार्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं एक जगह इसको नोट कर दे रहा हूँ। क्या भाई कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला वो होता है भुजा का वर्ग कौड़ी में 3/4 और इसकी हाइट क्या होगी भाई, हाइट होगी भुजा कौड़ी में 3/2। तो ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन नहीं बना तो इस पर बना। इस पर अगर भुजा देगा तो क्षेत्रफल पूछेगा या ऊंचाई पूछेगा। ऊंचाई दिया है तो भुजा भी पूछ सकता है, अगर ऊंचाई मालूम है तो भुजा पूछेगा, या ऊंचाई के सहारे क्षेत्रफल पूछेगा। तो आप ऊंचाई के सहारे भुजा निकालेंगे, फिर भुजा के सहारे आप क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस तरीके से, हालांकि आप चैनल पे जाएंगे तो आपको समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड वीडियो भी बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ आपको प्रदान की गई हैं। साथियों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप जो है दूसरे लोगों के बीच ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, कमेंट करिएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर इस टाइप की वीडियो को आप पसंद करते हैं, देखते हैं, तो मैं आगे आपके लिए इस टाइप की वीडियो जो है बिल्कुल आपके लिए लाता रहूँगा। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।